हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास क्या होगा, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं। समरफील्ड मॉडल्स, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास समरफील्ड मॉडल है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास सीरीज रहेगी जिसका अपन डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल में इस चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे सबको बेनिफिट हो सके। तो देखिए, अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले अपन ने जो दो वीडियो जो आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें अपन ने क्या सीखा था, उसमें अपन थोड़ा सा एटम के बारे में बोर मॉडल सीखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोर मॉडल सीखा था। वो देखिएगा किस तरीके से अपन ने सीखा था वो मॉडल। उसमें अपन बोर मॉडल सीखा था, बोर्स मॉडल, ठीक है। बोर्स मॉडल सीखा था, उसका कंपैरिजन करेंगे अपन। किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? इस सोमरफील्ड मॉडल के साथ क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करके भी बताएंगे किस तरीके से उसके साथ कंपैरिजन होगा। और कौन सी सिचुएशन में आपके पास सोमरफील्ड मॉडल है वो आपके पास बोर्स मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है, उस बारे में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। तो देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास सोमरफील्ड मॉडल किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास रिवॉल्व होता है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास ये रिवॉल्व होता है। तो ऐसा लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन revolves around circular or revolves around nucleus, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ये आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देन वी कैन यूज या फिर ऐसा लिख सकते हो, देन वी कैन यूज, या फिर ऐसा लिख सकते हो, देन सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस, then orbit is circular orbit, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, परंतु आपके पास क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस, जैसा कि आपके पास इलिप्टिकल होता है, ठीक है। और ये आपके पास एक ई एक्सिस होती है और एक ई एक्सिस होती है। इसको बी नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं। तो आपके पास सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस, ये दोनों बराबर हो जाएं। अब ये दोनों ए और ए हो जाए, मतलब एक रेडियस ही बन जाए, तो ये आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपके पास
सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट आपके पास क्या बन जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। और आपके पास जो रेशियो होगा, ठीक है, जो रेशियो होगा, तो ये आपके पास ऑर्बिट इज सर्कुलर ऑर्बिट लिख सकते हो, पहला नंबर पॉइंट। और दूसरा नंबर पॉइंट लिख सकते हो आपके पास, सो फर्दर वी कैन यूज क्वांटम नंबर, ठीक है, वी कैन यूज क्वांटम नंबर ठीक है। सो वी कैन यूज क्वांटम नंबर, सो फर्दर वी कैन यूज क्वांटम नंबर दैट इज एन अपॉन के। ये हो जाएगा आपके पास एन अपॉन के हो जाएगा। क्वांटम नंबर जो यूज लेंगे वो क्या हो जाएगा? एन अपॉन के हो जाएगा। वो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये आपके पास माइनर एक्सिस हो जाएगा। माइनर एक्सिस। अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास इलिप्टिकल मोशन कब आएगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कब करेगा ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कब करेगा? जब आपके पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, जब ये आपके पास क्या करेगा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर ये एक दूसरे के बराबर हो जाए तो आपके पास किस में मूव करेगा? एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। और इसने एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया फर्दर, वो एन ओवर के फॉर्मेट में उसने बताया कि आपके पास समरफील्ड ने बताया एन ओवर के फॉर्मेट में, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो रेशियो होगा वो एन अपॉन के होगा, ठीक है। वो आपके पास क्या होगा? एन ओवर के होगा, ठीक है। और आपके पास एन बराबर के हो जाए, एक कंडीशन ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक कंडीशन टेक ले लेते हैं एन बराबर के। देन आपके पास क्या हो जाएगा? देन आपके पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल टू 1, यानी आपके पास मेजर एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस। देन ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। सर्कुलर ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। बट आपके पास क्या हो जाए? सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखना चाहें अपन तो लिखिएगा, यहाँ नीचे लिख सकते हो एन बराबर के। देन आपके पास क्या हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस आर इक्वल, एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दैट इज आपके पास क्या हो जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। अब देखिएगा ये सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा, बट आपके पास क्या ले लिया जाए? एन ओवर के ग्रेटर देन 1। तो ये आपके पास रेशियो क्या हो जाए? एन ओवर के का रेशियो आपके पास ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये रेशियो क्या हो जाए? आपके पास ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? के ग्रेटर देन एन। तो एन बड़ा हो जाएगा, के को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो आपके पास के क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा और एन आपके पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन अपन लेते हैं और इसको यूज लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलिएगा और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको यूज ले रहा हूं, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो आपके पास वही बोर्स मॉडल आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आ जाए उनका रेशियो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का एन ओवर के आ जाए और आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो ये आपके पास इलिप्टिकल एक्सिस हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा, जो कि समरफील्ड मॉडल में बताया गया है, ठीक है। तो देखिएगा आगे।
देखिएगा आगे आपके पास क्या होगा। आप ले लीजिए एन की वैल्यू ले लीजिएगा, 2 ले लीजिए, और के की वैल्यू ले लीजिए, एक बार 1 ले लीजिए, एक बार 2 ले लीजिए। ठीक है, एन की वैल्यू 2 ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो एन ओवर के इक्वल टू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस। ठीक है, एन की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो 2 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू सबसे पहले 1 ले रहा हूँ। के की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट है आपके पास, इसमें क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो के की वैल्यू 1 ले लिया, तो आपके पास ये क्या हो गया, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और मेजर एक्सिस से, ठीक है, मेजर एक्सिस से कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, मेजर एक्सिस से कितना हो गया, ये आपके पास 2 टाइम्स हो गया माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस से 2 टाइम्स हो गया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस आपके पास 2 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास इलिप्टिकल मोशन हो गया, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। अगर मैं के की वैल्यू, केस नंबर सेकंड, ठीक है, तो के की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये आपके पास क्या होगा, 2, तो एन बराबर भी 2 है उस कंडीशन में, तो 2 ओवर 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा, डॉट नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया। नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अपन फिर अब आगे चल रहे हैं, नोट कीजिए इसको। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, ये आपके पास मान ली, ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इस एग्जांपल का डायग्राम अपन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल का डायग्राम क्रिएट कर देते हैं। ये आपके पास के बराबर 2 हो जाएगा, और ये आपके पास के बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा, ये आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये छोटा सा आपके पास सोमरफेल्ड मॉडल था। अब ग्रोस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं।
ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो देख लीजिएगा, ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो देखिएगा ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो नोट करते जाइएगा। इसको अपन डिस्कस कर देते हैं। किस तरीके से डिस्कस करेंगे ये देखिए, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं, या फिर ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखिएगा ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेसिकली है क्या, किसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, किसके बारे में ये है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली है क्या है, ठीक है। तो एटम्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ये आपके पास एटम है, ये आपके पास क्या है, एटम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, एक जड है, ठीक है, यानी जड ई न्यूक्लियस है ये, ठीक है, न्यूक्लियस है। अगर कोई भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एटॉमिक नंबर होता है, इन जनरल आपके पास क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये आपके पास मासेस, ये मास नंबर होता है। इन जनरल अपन इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जेड एक्स से, ठीक है। और आपके पास इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन और ये आपके पास प्रोटॉन दोनों होते हैं, जिससे आपके पास क्या बनता है, न्यूक्लियॉन्स बनता है, न्यूक्लियॉन्स बनता है। और बहुत सारे न्यूक्लियॉन बन के आपके पास न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, NU, ठीक है। बहुत सारे आपके पास बनकर क्या करते हैं, क्रिएट न्यूक्लियॉन, यानी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, N और प्लस P को कर देते हैं, तो ये आपके पास N प्लस P कर देते हैं, तो ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स आपके पास बन के आपके पास न्यूक्लियस बनता है। और वहाँ पर अपन मास डिफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, या अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हो गया, जो कि अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर अपन एटम्स की जानकारी लेने आए हैं, तो एटम्स के बारे में ही अपना मेन फोकस बना रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा मैं क्या डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा समझने की यहाँ पर बिल्कुल ही कोशिश करनी है अपन को, कि आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर डिस्क्राइब करना है अपन को, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अपन को बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अपन को क्या बताए कि आपके पास न्यूक्लियस है ये, और ये आपके पास किससे बन के मिला है, P + N से बन के न्यूक्लियन बने, बहुत सारे न्यूक्लियन से मिल के बना है, ठीक है। अगर प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, ये आपके पास 1836 ME के बराबर होता है, ठीक है, ME के बराबर होता है, ठीक है। और एटम्स, ये जिसके कारण ये आपके पास मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में मास किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है। इसके ज़्यादा होने के कारण, इसके ज़्यादा होने के कारण ये किस में होता है, रेस्ट पे होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चारों तरफ घूमता है उसके, ठीक है, उसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन। और ये आपके पास क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है, प्रोटॉन क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। अब आगे देखिएगा, तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है तो उसके कंटिन्यूट या उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है, तो उनकी जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बट ये आपके पास रेस्ट पे है,
ये आपके पास क्या है, रेस्ट पे है। न्यूक्लियस क्या है आपके पास, रेस्ट पे है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अपन इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर लें तो हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर लिया जाएगा, और इसी कंप्लीट बात को अपन ग्रोस स्ट्रक्चर से शो करेंगे। तो लिख देते हैं इतनी बात, ठीक है, इतनी बात लिख देते हैं अपन। तो देखिएगा, इतनी बात लिखते हैं तो ग्रोस स्ट्रक्चर आपके पास ओवरऑल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, हाइड्रोजन एटम हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, या फिर लिख दीजिए एटम हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, टू टाइप्स ऑफ components, two types of components, that is one type is electron, and second type is nucleus. Nucleus has two components. Nucleus has been made by large amount of nucleons, nucleons has been made by proton and neutrons combination of proton and neutron, that is a large that has large mass is compared to large heavy mass, heavy mass is compared to, ठीक है, किसके कंपेयर में, is compared to इलेक्ट्रॉन। then atomic structure is described by atomic structure is described by motion of electron, that is gross structure of hydrogen atom या any type of atom or any type of atom, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। where mass of MP लिख दीजिएगा, mass of MP equal to 1836 ME, then
सिंगल मोशन ऑफ, एक लिखिएगा नोट डाल के, एक बात और लिखिएगा, इतना लिख दीजिए पहले। सारी जो वर्ड्स हैं समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपके पास थ्योरेटिकल बातें रही है, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एटम हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, कंपोनेंट्स, ठीक है। दैट इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड टाइप ऑफ इज न्यूक्लियस. Nuclear has been made by the large amount of nucleons. The nucleons has been made by combination of proton and neutron. That is a large heavy mass is compared to electron. Then atomic structure is described by motion of electron. That is gross structure of hydrogen atom. That is आपके पास एम पी इक्वल टू 1836 एम ई. श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन is described a single particle motion that is we can use in gross structure. That is we can use in gross structure, ठीक है, we can use in gross structure. नोट डाल दीजिएगा ये मैंने लिखा है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज डिस्क्राइब्ड ए सिंगल पार्टिकल मोशन. एक सिंगल पार्टिकल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन क्या यूज़ लेते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन को लेते हैं यूज़. अगर आपके पास दो मास की बात की जाए तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब किया जाए तो रिड्यूस मास का यूज़ लेकर फिर श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ लेंगे. परंतु ये आपके पास सिंगल पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ लेते हैं. अगर डबल पार्टिकल्स है उनकी अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है तो रिड्यूस मास का यूज़ लेंगे. रिड्यूस मास m1 m2 और अपॉन में m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास का अपन क्या लेंगे यहाँ पर यूज़ लेंगे. रिड्यूस मास का क्या लेंगे डियर स्टूडेंट? यूज़ लेंगे. ये आपके पास रिड्यूस मास है, ठीक है, इसका अपन यूज़ लेंगे और इसको सिंगल पार्टिकल मोशन में कन्वर्ट करेंगे. किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंगल पार्टिकल मोशन में कन्वर्ट करेंगे. फिर अपन क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर इक्वेशन यूज ले पाएंगे. फिर क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर इक्वेशन यूज ले पाएंगे. इक्वेशन यूज ले पाएंगे, ठीक है. ये आपके पास कंप्लीट हो गया. और तीन पार्टिकल हो गए तो श्रोडिंगर इक्वेशन फेल हो जाती है. ये आपको पता होगा. रिलेटिविटी के थ्रू आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन भी नहीं लगती है. रिलेटिविटी में आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन फेल हो जाती है. वो बातें आपके पास जो आपके पास बेनिफिट नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन के, वो बात आपको पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है. रिलेटिविटी में अपन पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है रिलेटिविटी के लिए अप्लाई नहीं होती है, ठीक है. नोट कर लीजिएगा. इसके थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मेट की अपन बात करेंगे. पहले इतना नोट कीजिएगा. आगे चलते हैं. नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे चलेंगे.
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा अपन अब आगे चल रहे हैं। तो देखिए टोटल एनर्जी को कैसे शो करेंगे, किसी भी के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो P²/2m, पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो K/E, और -E इसलिए मैंने पहले लिख दिया, और R ये लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इस तरीके से लिखेंगे। कोई भी आपके पास डिस्क्राइब करने के लिए, ये आपके पास है जेड है, ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए जेड ई, इसके लिए अपन एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये आपके पास ई लिखते हैं इसके लिए -E। ठीक है, तो -K/Z²/R। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और अपन यहाँ पर लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ अपन लिखना चाहें तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिकली लिखना चाहें, क्वांटम, डियर स्टूडेंट देखते रहिएगा, क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पर लिखना चाहें तो देखिएगा क्वांटम मैकेनिकली किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली लिखना चाहें तो E/NLM sin/NLM इक्वल टू E/NLM और sin/NLM, ऐसा लिखेंगे। एन आपके पास क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये आपके पास एनर्जी ई में, और ये आपके पास ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एच है जो आपके पास ऑपरेट हो रहा है कोई भी वेव फंक्शन साइन पर, और आपके पास रिजल्ट दे रहा है एनर्जी, और ये sin/NLM। एन आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल आपके पास एजुमेंथल क्वांटम नंबर है, और एम आपके पास स्मॉल m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, अगर En की वैल्यू लिखना चाहें तो पहले ही अपन निकाल चुके हैं, ये आपके पास e⁴ और 4πε0 का स्क्वायर 2ZE², और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2ZE², और ये आपके पास Z² और N², ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक एटम आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनिशियल से फाइनल क्वांटम नंबर में जा रहा है। ठीक है, कोई आपके पास पार्टिकल है वो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइनल क्वांटम नंबर में जा रहा है, तो अगर इसको ऐसा लिख दें अपन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी आपके पास Ni सेल में, एनर्जी आपके पास NF सेल का रेशियो H न्यू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास पार्टिकल अगर ऐसे Ni से NF में जाता है, फाइनल में जाता है, तो एक एनर्जी रिड्यूस करता है H न्यू, जो आपके पास EM वेव्स के बराबर होती है या फोटोन के बराबर होती है, फोटोन के बराबर होते हैं या EM वेव्स के बराबर होती है। तो ये वैल्यू डाल दो En की, तो आपके पास -E⁴ 4πε0 का स्क्वायर 2H² Z² N इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस, इस तरफ वाला ये माइनस, और ये माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये Me⁴ Z² और 4πε0 का स्क्वायर 2Z²
एन एफ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 पाई अपसाला नोट का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 एच स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू एस सी ओवर लेमडा, ये हो जाएगा एस सी ओवर लेमडा। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा को इस तरफ भेज दो, लिख दो पहले इतना, ठीक है, इतना लिख दो। लिख दो, इतना लिख दो आप पहले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अपन आगे चलें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको एस सी को नीचे भेज दो, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एस सी को नीचे भेजा तो एम ई 4 ये जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई अपसाला नोट का स्क्वायर 2 एच स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर है क्या, ठीक है, ये एस सी हो जाएगा। और ये आपके पास एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, और ये आपके पास 1 अपॉन लेमडा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा रीडबर्ग कांस्टेंट, और ये आपके पास जेड स्क्वायर, और ये आपके पास एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रीडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। और ये आपके पास क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, ये आपके पास क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एक बार देखिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये आपके पास होती है 10 से 93 एक बार चेक कर लीजिएगा, 10 से 93 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू यही होती है क्या। इसको म्यू बार भी लिख सकते हैं, कई बार बुक्स में म्यू बार भी लिखा होता है, जेड ई स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज़ ये भी लिखा जाता है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो देखिएगा, अब आगे चल रहे हैं अपन। देखिएगा, ये आपके पास म्यू बार आ चुका है, ये आपके पास आता है आर ई रीडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास अगर एन इनिशियल अगर अपन 1 लेते हैं और एन फाइनल अपन क्या लेते हैं, 2 3 4 5 सो ऑन, ये लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, तो आपके पास क्या होता है, लाइमर सीरीज, ये आपके पास क्या होती है, लाइमर सीरीज, ये फर्स्ट सीरीज बनती है, स्पेक्ट्रा बनता है, ये फर्स्ट सीरीज का क्या बनता है, स्पेक्ट्रा बनता है। और ये आपके पास ये 2 लेते हैं और एन फाइनल आपके पास 3 4 5 सो ऑन लेते हैं, तो ये आपके पास बामर सीरीज बनती है, बामर सीरीज बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास एन इनिशियल
क्या लें अगर अपन, एन इनिशियल की वैल्यू क्या लें, 3 लें और एन फाइनल की वैल्यू अपन ले लें 4, 5, 6। ये आपके पास क्या बनती है, पाश्चन सीरीज। ठीक है, ये आपके पास पाश्चन सीरीज बनती है। ठीक है, और एन बराबर 4 ले लें, इनिशियल एन बराबर 4 ले लें, एन फाइनल ले लें 5, 6, 7। दैट इज ये आपके पास बनती है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, फंट लास्ट वाली बनती है। ठीक है, फुंड बनती है लास्ट वाली। एन इनिशियल की वैल्यू ले लें अगर अपन 5 और एन फाइनल की वैल्यू ले लें 6, 7, 8 सोन, तो ये आपके पास बनती है फंड सीरीज, रिफंड सीरीज, फुंड सीरीज। ठीक है, और इसके बाद में एन आई की ये कम दिखती है 6, कई बुक्स में नहीं लिखा जाता 7, 8, 9, ये कम दिखती है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, हाइपरफाइन क्या होती है, एच फ्री एच फ्री सीरीज, एच फ्री सीरीज। ठीक है, ये आपके पास सीरीज बनती है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास सीरीज बनती है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे चल रहे हैं अपन। ठीक है, नोट कीजिएगा, इसके लिए जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम देखिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। चलो आओ डायग्राम देखते हैं अपन, इससे रिलेटेड डायग्राम देखते हैं। तो देखिएगा इससे रिलेटेड डायग्राम क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा इससे रिलेटेड डायग्राम आपके पास बनता है। ठीक है, ये देखिएगा सीरीज से रिलेटेड डायग्राम बना रहा हूँ मैं, 12th क्लास में पढ़ा होगा ये डायग्राम तो। ठीक है, ये एन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, तो देखिएगा ये लाइमर सीरीज है, लाइमर स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं या सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास बॉम्बर सीरीज है। ठीक है, ये आपके पास बॉम्बर सीरीज है, बॉम्बर सीरीज है। नेक्स्ट देखिएगा ये पाश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये ब्रैकेट है और पाश्चन ब्रैकेट फंड। ठीक है, और लास्ट है 6 नंबर, एक और बना दीजिएगा।
ये आपके पास क्या हो गई, एच फ्री सीरीज। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, पास्चन सीरीज। ये आपके पास हो गई ब्रैकेट सीरीज। ये आपके पास होगी फंड सीरीज। और ये आपके पास, नोट कर लीजिएगा इसको, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन एटम का क्या आ गया, स्पेक्ट्रा आ गया। नोट कीजिएगा इसको। ये आपके पास एनर्जी लेवल्स। ये आपके पास क्या हो गए, एनर्जी लेवल्स। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट अपन फाइनाइट मास स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट मास स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपन मूव करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक पर। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक पे फिर मूव करेंगे आगे। ठीक है, आज अपन ने 2 टॉपिक कवर किए, समरफेल्ड मॉडल एंड ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 2 टॉपिक कवर किए। इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।